वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एंड ये इस चैप्टर की सेकंड पार्ट वीडियो है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखनी है जिसमें मैंने हाफ ऑफ द चैप्टर पढ़ाया था तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है सबसे ऊपर, पार्ट 1 वीडियो लिंक। वहाँ से जाके तुम स्टार्टिंग का चैप्टर पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें इंडियन इकोनॉमी चैप्टर पढ़े, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1991 और पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर पढ़ने क्लास 12th के, तो प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वहाँ से जाके 12th की इंडियन इकोनॉमी का एंड यस 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स भी मैं अपने चैनल पे पूरी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप जाके पढ़ सकते हो। 12th इंग्लिश इज़ देयर, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशोलॉजी इज़ देयर ऑन माय चैनल, तो आप जाके सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। और अगर आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के मैक्रो के इंग्लिश, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी हर एक चैप्टर के नोट्स चाहिए, 1 मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेंगे। आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर डला है। यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नेशनल इनकम के एग्जैक्ट नोट्स इन अ वेरी ईजी एंड स्टूडेंट लैंग्वेज, इस चैप्टर के नोट्स इन स्टूडेंट लैंग्वेज आपको मिलेंगे। सो इफ़ यू वांट जाके आप क्वेश्चन आंसर्स वहाँ से ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये सेकंड पार्ट वीडियो है एंड इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम द प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको हाफ ऑफ द चैप्टर पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, और फिर हम असेस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में जब ये रिफॉर्म्स आए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर। बट जो मेन फोकस है इस चैप्टर का अभी आपको रखना है अपने प्राइवेटाइजेशन पे और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है, देखो पहले इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ के बता दूं, फिर एक बहुत ही इजी से एग्जांपल से मैं आज आपको प्राइवेटाइजेशन बता दूंगी एंड यू विल नेवर फॉरगेट दिस इन योर लाइफ। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू एंटरप्रेन्योर्स इन प्राइवेट सेक्टर। तो देखो एक टाइम ऐसा आया था कि लो सपोज करो कि मैं गवर्नमेंट हूँ, ठीक है, पुराने ज़माने की बात है, मैं गवर्नमेंट हूँ और मेरे पास एक बड़ी सी इंडस्ट्री है। क्या है? एक बड़ी सी इंडस्ट्री है, उसको कहते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्यों? क्योंकि मैं गवर्नमेंट हूँ तो मेरी जो इंडस्ट्री है उसको क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री। ठीक है, तो मेरे पास एक इंडस्ट्री है बट मेरे पास उस इंडस्ट्री को चलाने का टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट का रोल खाली ये नहीं होता कि उसे एक इंडस्ट्री चलानी है, गवर्नमेंट को बाकी भी और काम करने होते हैं, जैसे कि सब्सिडीज़ देना फार्मर्स को, पीपल को, उसके बाद टैक्सेस लगाना, उसके बाद हॉस्पिटल बनाना, उसके बाद स्कूल बनवाना, उसके बाद डैम बनवाना, रोड बनवाना। तो गवर्नमेंट का काम आसान नहीं होता है, गवर्नमेंट को इतनी सारी जगहों पे पैसा लगाना होता है, देख रेख करनी होती है। तो एक समय ऐसा आया जब गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रीज ठीक से नहीं संभाल पा रही थी, मतलब प्रॉफिट नहीं आ रहा था गवर्नमेंट की इंडस्ट्री चलाने से। तो सोचा भैया क्या किया जाए, अब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के हवाले करी हुई है, गवर्नमेंट के हाथ में है बट वो प्रॉफिट नहीं दे रहा। तो क्या हुआ, मैंने सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा एंड हमारे को जब हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया तो हमें क्या करना पड़ा? प्राइवेटाइजेशन। अब गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को ढूंढा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके जेब में बहुत पैसा था, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, वो आए और उन्होंने मुझसे मेरी इंडस्ट्री क्या करी? खरीद ली। मेरी ओनरशिप जो थी, क्या है यहाँ पे? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पहले किसकी थी? पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट की थी। अब आई वॉज इन प्रॉब्लम, गवर्नमेंट वॉज इन प्रॉब्लम, देश का नुकसान हो रहा है, तो वो समय पे हमें अपनी जो इंडस्ट्रीज थी उनको बेचना पड़ा। ठीक है, तो क्या करा, जो ओनरशिप थी वो अब मेरे से किसके पास चली गई? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स मतलब बिजनेसमैन। बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, बड़े बड़े सूटकेस लेके, भैया पैसों के, और बोलियां लगी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की और उन्होंने इंडस्ट्री खरीद ली। तो इस चीज़ को बोला गया प्राइवेटाइजेशन। भैया अब जब गवर्नमेंट से नहीं संभाल लिया इंडस्ट्री तो हमने एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया कि भैया आप ले लो ये इंडस्ट्री अपने हाथ में और तुम प्रॉफिट कमाओ। क्यों? क्योंकि देश का भी तो भला होगा जब प्रॉफिट होगा तो। ठीक है, तो एंटरप्राइजेस जो थी, जितनी भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी वो किनको दे दी? एंटरप्रेन्योर्स को। और एंटरप्रेन्योर किसको बिलोंग करते हैं? प्राइवेट सेक्टर को। यानी कि बिजनेसमैन किसको बिलोंग करते हैं? प्राइवेट सेक्टर को। तुम्हारे पापा बिजनेसमैन है, जो वो प्रॉफिट लेकर आते हैं तो तुम्हारे घर में आता है, एक प्राइवेट प्रॉफिट है वो। ठीक है, तो तुम्हारे घर के अंदर प्रॉफिट रहेगा। तो इस चीज़ को बोला गया प्राइवेटाइजेशन। जब गवर्नमेंट ने अपनी कंपनीज बेची, अपनी इंडस्ट्रीज भेजी, अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेच दिया किसी इंडिविजुअल को, किसी एंटरप्रेन्योर को, तो उस चीज़ को बोला गया प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अब प्राइवेटाइजेशन को और भी अगर आपको डिफाइन करके लिखना हो तो सबसे पहले तो क्या है? इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब बेच देना, मेरी नहीं रही है वो। ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स। सेकेंडली, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है? ग्रेटर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर
इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। अब जब प्राइवेटाइजेशन इंडिया के अंदर आ गया तो जो हमारा इकोनॉमी थी, पूरे की पूरी इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज इनके हाथ में थी तो इनका रोल बढ़ गया। ठीक है, In fact, Indian government diluted its stakes in several public enterprises. अब कौन कौन सी ऐसी कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी जिसको जो हमारी गवर्नमेंट है, पब्लिक है, सेक्टर है, उसने बेच दिया, डाइल्यूट स्टेक कर दिया, मतलब बेच दिया, कुछ हिस्सा बेच दिया या सारा का सारा बेच दिया। तो वो है IPCL, IBP एंड मारुति उद्योग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्राइवेटाइजेशन लाई इंडिया के अंदर। जो गवर्नमेंट से इंडस्ट्री संभल नहीं रही थी उनको बेच दिया गया, किसको? एंटरप्रेन्योर्स को। अब प्राइवेटाइजेशन करने के दो तरीके क्या थे? किन दो तरीकों से प्राइवेटाइजेशन हुई? ऐसा नहीं डायरेक्ट बेच दी गई। तो वो दो वेज पढ़ेंगे हम, यानी आपके एग्जाम में आएगा व्हाट वर द टू वेज बाय विच प्राइवेटाइजेशन वाज डन। ठीक है, तो फर्स्ट था बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। यानी कि वो जो मेरी पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, ना तो मैं अब उसकी ओनर रही हूँ, ना मैं उसको अब मैनेज करूँगी, तो वो कंपनी मेरे हाथ से निकल चुकी है, अब वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली गई है। सेकेंड वॉज आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, यानी कि पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज है उनको सेल कर देना, उनको बेच देना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? डिसइन्वेस्टमेंट। एट टाइम्स इसको स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, बिकॉज जानबूझकर कंपनी को बेचा गया है। ठीक है, सोचते समझते। तो डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को। जब पब्लिक सेक्टर अपनी कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को बेच देता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है भैया, हमें पता नुकसान हो रहा होगा तभी तो कोई चीज बेची, ऐसी थोड़ी बेची होगी, बट स्टिल आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं व्हाई द डिसइन्वेस्टमेंट्स वर डन। ठीक है, तो फर्स्ट वाज टू इंप्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड टू क्रिएट मॉडर्नाइजेशन। यानी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब पैसा लाने के लिए देश के अंदर हमारा फाइनेंस सिस्टम खराब हो गया था, डेफिसिट हो रहा था बजट के अंदर, बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी हो रही थी, कमी हो रही थी, इन्फ्लेशन आ रही थी। इसीलिए क्या करा गया? PSUs को डिसइन्वेस्ट करा गया, उन्हें बेच दिया गया। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। सेकेंडली मॉडर्नाइज करने के लिए। अब कब तक हम हर चीज़ के ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है रोक टोक लगा के बैठी होती, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है व्हेन यू हैव टू मॉडर्नाइज। USA है, बड़ी बड़ी कितनी भी कंट्रीज आप वेस्ट के ले लो, वहाँ पे क्या गवर्नमेंट कंट्रोल है? नो। जब तक हम मार्केट के हाथ में किसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, मार्केट फोर्सेज और डिमांड के सप्लाई के, तब तक मॉडर्नाइजेशन नहीं आ सकती। नेक्स्ट थिंग वॉज प्राइवेट सेक्टर इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ PSU। लोग प्राइवेट सेक्टर की एक बहुत ज़्यादा खासियत होती है दैट ये परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। वाई? अब आप किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हो, आपको प्रॉफिट मिलेगा, तभी आप उसके अंदर नए नए इनोवेशंस लाने की कोशिश करोगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता था, जो एम्प्लॉयज़ होते थे वो अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव्स नहीं डालते थे, कुछ उसको ऐसा नहीं चाहते थे, उनको अपनी सैलरी मिल रही है, दे डिडंट केयर अबाउट द प्रॉफिट्स। इस तरीके से आप इस लाइन को समझ सकते हो। ठीक है, तो आई एम मेकिंग इट ईजी फॉर यू। ठीक है, तो बट जो प्राइवेट सेक्टर है, जब उसके हाथ में PSUs आए तो वो ने क्या करा? इंप्रूव करने की कोशिश करी PSUs को, ताकि जो PSUs है उनसे उनको प्रॉफिट मिले। नेक्स्ट थिंग व्हाट कुड प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर FDI। तो जब डिसइन्वेस्टमेंट्स हुई तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंडिया के अंदर आए। ठीक है, लास्ट थिंग इज जो हमारी ये डिसइन्वेस्टमेंट्स है, इसका मेन वो क्या था कि ऑटोनॉमी मतलब क्या है कि आप कह सकते हो कंट्रोल, पावर, ओनरशिप, मैनेजमेंट के सारी चीज़ें किसको दे दी जाए? प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए। तो 3 फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर रखा है इनको। वन इज़ द महारत्न्स, नवरत्न्स एंड मिनी रत्न्स। ठीक है, तो ये सब हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, इनको हमने 3 ऐसे डिवाइड कर रखा है, महारत्न्स एंड नवरत्न्स एंड मिनी रत्न्स। तो महारत्न्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, महारत्न में आती है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दोनों एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ये महारत्न है इंडिया की। ठीक है, अब नवरत्न कौन सी और मिनी रत्न कौन सी? आपकी बुक में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, दिस इज योर होमवर्क, और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। और अगर तुम्हें नहीं आता होगा तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक करना, मैं पेस्ट कर दूंगी व्हाट आर द मिनी रत्न्स एंड व्हाट आर द नवरत्न्स। ठीक है, तो ये क्या है? मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न, ये PSUs है हमारे। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट हो गया। मैंने तुम्हें समझा दिया क्या है कि जब जो कंपनीज थी, जो इंडस्ट्रीज थी, उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया तो उसको कहा गया क्या? प्राइवेटाइजेशन। और हमने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए थे, तो बाहर से जो फॉरेन कंपनीज थी उन्होंने भी अब इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, प्राइवेट इंडस्ट्रीज खुलने लग गई, प्राइवेट फर्म्स खुलने लग गई, तो प्राइवेट चीज़ों का ज़माना आ गया, तो उस चीज़ को क्या बोला गया? प्राइवेटाइजेशन।
अब आ गए हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ग्लोबलाइजेशन। तो अब बहुत बचपन से 6th क्लास से हम ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। इट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो अभी हम इसमें इतना फ्लो पढ़ेंगे। जैसे आप अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोज इंक्लूड होते हैं ग्लोबलाइजेशन में। फ्लो ऑफ पीपल, लोग इधर से उधर जाते हैं। फ्लो ऑफ कैपिटल, पैसा इधर से उधर। फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विसेज, तो ये सब ग्लोबलाइजेशन में आता है। बट अगर आप इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन लिखोगे ग्लोबलाइजेशन की, तो वो क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। बस ये मैंने ऐसे बॉक्स करके बनाई है। जब आप एग्जाम में भी अपना ये डेफिनेशन लिखोगे, उसके नीचे ये बॉक्स वाला डायग्राम बनाना, सो दैट यू कैन गेन मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। लुक, मैं ऐसे ही आप लोगों को ट्रिक्स बताती रहूँगी चैप्टर के बीच में, सो दैट यू कैन गेन मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो जब हम इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करने का सोचा, तो हमने ग्लोबलाइजेशन को क्या कर लिया था, इंडिया के अंदर ले आए थे। अब कैसे करा जाता है, कैसे इंटीग्रेट होती है ये दो जगहों की इकोनॉमी? तो उसका फर्स्ट चीज़ क्या होती है, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। ट्रेड बैरियर्स, तारीफ, कोटा लगे हुए थे। 1950 वाले चैप्टर में पढ़ा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे पढ़ा कि इंडिया गवर्नमेंट डर गई थी भैया ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद। हमने ट्रेड बैरियर लगा रखे थे, यानी कि अगर बाहर के देश से किसी को डील करनी है, पैसा भेजना है यहाँ पे, वहाँ से कुछ खरीदना है, तो इतना मोटा मोटा टैक्स भरना पड़ता था। तारीफ थे, ट्रेड बैरियर्स थे, कोटास थे कि इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो उस समय पर ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा बैरियर लगा रखे थे। बट अब जब हमें ग्लोबलाइजेशन करना था, जब बाहर की इकोनॉमी के साथ खुद को इंटीग्रेट करना था, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, आईफोन, सैमसंग, फिलिप्स आ जाओ इंडिया के अंदर, जब उनको बुलाना था, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, अपने सारे के सारे जो ट्रेड बैरियर्स थे ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ऑन द कैपिटल मूवमेंट, उसको हमें हटा दिया। तो इस चीज़ को क्या बोला गया, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। नाउ वो आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ। पहले हम लिबरल हुए, यानी कि हमने बैरियर्स हटा दिए, सारे के सारे बैरियर्स हटा दिए ट्रेड के ऊपर से, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर से, ठीक है, उसके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर से। उसके बाद हमने क्या करा, प्राइवेट सेक्टर को आने का मौका दिया, एंड उसके बाद हमारी ग्लोबलाइजेशन वॉज पॉसिबल। तो ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ L&P, यानी कि ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। जब तक इकोनॉमी लिबरल नहीं होगी और जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, देन यू कैन नॉट डू द ग्लोबलाइजेशन टू दैट एक्सटेंट, ठीक है। अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन सिर्फ वर्ल्ड और नेशन की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना ही नहीं है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट, बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। खाली यही नहीं है कि इकोनॉमी इंटीग्रेट हो गई है, इसका आंसर मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही दे दिया। तो लाइक खाली इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं होता है ग्लोबलाइजेशन, और भी बहुत डिफरेंट चीज़ मिक्स होती है, कल्चर्स मिक्स होते हैं, फूड आइटम्स मिक्स होती है, देयर इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर इज़ माइग्रेशन। तो देयर आर एन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो ग्लोबलाइजेशन के अंडर आते हैं, जो आप अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते हो। लाइक इन अगर पॉलिटिकल, इफ़ यू आर स्टडिंग ग्लोबलाइजेशन, you will see the cultural consequences, political consequences, but if you are studying in the Indian economics, तो आप ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट टाइप के फिनोमिनास को पढ़ोगे। तो यहाँ पे कौन से फिनोमिनास बता रखे हैं हमें ग्लोबलाइजेशन के, तो फर्स्ट इज आउटसोर्सिंग एंड द सेकेंड वन इज WTO, दैट इज आवर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लेट्स स्टडी दीज। ओके, सो नाउ हमें इसका ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ना है, दैट इज आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग आपको हर एक सब्जेक्ट में, हर एक फील्ड में आगे चल के काम आएगा इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। ओके, तो आउटसोर्सिंग क्या होता है, व्हेन अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कि जब कोई भी जो कंपनी है अपना काम करवाती है दूसरी कंपनी से जो उसके नॉन कोर एरिया में आते हैं। लाइक नॉन कोर एरिया मतलब, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक मैंने अपनी एक फैशन फर्म खोली है, मैंने बहुत अच्छे मतलब स्टाइल के कपड़े बनवाए हैं, एंड पूरी मेरी रेडी है, मेरे सारे स्टॉक मेरा रेडी है, बट मुझे उसको एडवर्टाइज़ करवाना है, एंड आई डोंट हैव अ टीम जो एडवर्टाइजमेंट को रेडी करके दे। अब क्या हुआ, क्या मैं परेशान होकर बैठी रहूँगी, क्या मेरे पास कपड़े तो है बट मेरे कपड़े बिक नहीं है, मुझे एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है, तो क्या करूँगी मैं, मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी आती नहीं है। तो ऑफकोर्स यू विल से दैट आप किसी और एजेंसी के पास जाओ और उससे अपना एडवर्टाइजमेंट बनवा लो। तो हाँ, इसी चीज़ को कहते हैं हम आउटसोर्सिंग। जब
पहले ज़माने में भी जब आउटसोर्सिंग स्टार्ट हुई थी, तो जो कंपनीज़ होती है, जो काम वो खुद नहीं कर सकती हैं, लाइक जो उनके मेन बिजनेस एरिया के अंदर नहीं आता है, नॉन कोर एरिया के जो काम उनके होते हैं, वो बाकी उससे करवा लेते हैं। कि मेरे कंपनी का मेन बिजनेस मेरा क्या है कि आई विल मैन्युफैक्चर क्लोथ्स, एंड वो क्लोथ्स को मुझे मेरे पास जो होंगे एंड उनको प्रमोट करने के लिए, उनका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो एड्स हैं वो मैं किसी और से बनवा लूँगी, ठीक है। तो मेरा बिजनेस तो चलेगा ना बढ़िया सा। तो इसी चीज़ को आउटसोर्स कहते हैं। अब आउटसोर्स खाली एडवर्टाइजमेंट की नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीज़ की आउटसोर्सिंग होती है। जैसे कि हॉस्पिटल्स में अगर मेडिसिन बनती हैं तो उसके मेडिसिन में जो भी अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है उसकी पैकेजिंग के लिए, अगर आप कोई और चीज़ लो, जैसे कोई फूड आइटम लो, तो फूड आइटम का पैकेट जो हो गया उसके लिए एजेंसी जो है अलग अलग जगहों से बनवाती है। तो आउटसोर्सिंग डिफरेंट चीज़, जैसे कि कई लोग होते हैं जिनकी अपनी फर्म है और उनका अकाउंट्स वो किसी और से करवाते हैं, बिकॉज उन्हें अकाउंट्स नहीं करना होता, या फिर उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड लोग नहीं है अकाउंट्स करने के लिए, तो वो बाकी की कोई और एजेंसी रख लेती है जो उनके अकाउंट्स को संभालती है, जो उनकी बैंक की सर्विसेज को संभालती है। तो इस चीज़ को कहते हैं आउटसोर्सिंग। जो लोग काम, जो एक एजेंसी काम खुद नहीं कर सकती, किसी और से कराती है, तो उसको सिंपल सा क्या बोला जाता है, आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो क्या क्या होती है आउटसोर्सिंग, जैसे कि लीगल एडवाइस लेना, कंप्यूटर सर्विसेज करवाना, एंड यू कैन से दैट एडवर्टाइजमेंट करवाना। तो ये जो आउटसोर्सिंग है डे बाय डे आजकल इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों इंक्रीज होता जा रहा है? बिकॉज ऑफ द फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतनी लाइक वी कैन से बढ़ावा आ गया है, बहुत ज़्यादा IT सेक्टर डेवलप हो रहा है। नाउ डेज वी आर हैविंग BPOs। BPOs क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इसमें भी यही होता है, वी हैव सीन कॉल सेंटर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पे, जैसे कि अगर आप इंडिया की बात करो तो कोई हमारा इंडियन कोई स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन उसकी हो गई है, कैन स्पीक, ही और शी कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, तो वो BPO में या कॉल सेंटर में जाके जॉब कर लेते हैं। और जो भी उनकी असाइन जॉब होती है मेनली ओवरसीज़ कस्टमर्स के साथ डील करने की होती है, तो वो वहाँ पर जाके अपनी जॉब करते हैं। और क्या आता है आउटसोर्सिंग के अंदर? रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि कोई कंपनी है वो अपने रिकॉर्ड्स जो कीपिंग है वो किसी और से करवा रही है, अकाउंटेंसी किसी और से करा रही है, बैंक सर्विसेज किसी और से ले रही है, तो उस चीज़ को बोला जाता है क्या बोला जाता है? आउटसोर्सिंग। जब एक कंपनी किसी एक्सटर्नल एजेंसी से अपना कोई काम करवाती है तो उसको क्या बोला जाता है? आउटसोर्सिंग। अब देखो इंडिया के अंदर एट टाइम्स, अभी अगर आज की बात करें तो क्लिनिकल एडवाइसेस एंड इवन टीचिंग की भी आउटसोर्सिंग हो रही है, ठीक है। और नाउ लेट्स सी दैट इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग, लाइक वी कैन सी देयर आर मेनी BPOs इन इंडिया, मेनी कॉल सेंटर्स इन इंडिया, और इंडिया के अंदर देयर आर मेनी इंटरनेशनल बैंक्स। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया के अंदर आके ये सब सेटअप हो रहे हैं? तो उसका मेन रीज़न क्या है? दैट इंडिया में मिलता है चीप कॉस्ट का लेबर, और वो लेबर होता है स्किल्ड और गुड स्किल्ड मैन पावर एट अ वेरी लो रेट, ठीक है। तो जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स, वी स्टूडेंट्स, अगर हमारे यहाँ कोई USA की फर्म आके हमसे आउटसोर्स करवा रही है किसी भी चीज़ का, लाइक कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है इंडिया की, एंड वी आर मेकिंग एड्स फॉर का फर्म दैट इज़ इन USA, तो उन लोगों के लिए बहुत सस्ता होगा इंडिया से एड बनवाना। क्यों? बिकॉज वहाँ पे जो लेबर के चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर, यानी कि जो यहाँ के बच्चे चार्ज करेंगे, जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ को देना होगा उनको, वो बहुत कम होगा, ठीक है। लाइक BPOs, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के कॉल सेंटर्स एंड BPOs इंडिया में है। क्यों है? चाइना में है। क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं काम करने वाले, तो सस्ते रेटों पे स्किल्ड लेबर मिल जाती है। इसलिए स्विट्ज़रलैंड की और यू कैन से दैट, और ये USA की बड़े बड़े जो देश हैं उनकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो BPOs इंडिया एंड चाइना जैसी कंट्रीज़ में आके लगाती है, जिससे कि उन्हें सस्ते रेटों में आराम से जो चीप लेबर है वो मिल जाए। चीप स्किल्ड लेबर, स्किल्ड है क्योंकि दे आर डूइंग लाइक वी कैन से टेक्निकल जॉब कर रहे हैं वो लोग। लाइक आउटसोर्सिंग कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स सी द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बाद में बनी, पहले इसके पापा थे, कौन थे इसके पापा? GATT, गैट। अब गैट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड तारीफ, ठीक है। गैट बनी थी 1948 के अंदर। कब बनी थी? 1948 के अंदर 23 कंट्रीज़ ने मिलके गैट को बनाया था। फिर क्या हुआ? हमारा कुछ प्रॉब्लम आई होंगी, वो हमें नहीं पढ़ना है। गैट को ख़त्म कर दिया गया, एंड गैट का बेटा निकल के आया, गैट का सक्सेसर निकल कर आया कौन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995
1995 के अंदर। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या है, दिस विल डेफिनेटली कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स, तो वो आपको डायरेक्टली लर्न करने हैं। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पेरेंट पार्टी कौन सी थी, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड तारीफ, ठीक है। वो कब बनी थी, 1948 में। कितनी कंट्रीज थी, 23 कंट्रीज थी। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी हमारी, 1995 के अंदर। Now let's see the functions of the World Trade Organization. First is to establish a rule-based trading regime in which nations cannot place restrictions on trade. ये इतनी भारी भरकम इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है, इसका मतलब यही है कि जो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड है वो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा ना लगाए, कम लगाए, इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी। एग्जैक्टली हैपन विद इंडिया। जब हमने इन ऑर्गेनाइजेशन से लोन मांगा, WTO से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, जब हमने इनसे लोन मांगा तो इन्होंने क्या बोला, अपनी इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन लाओ, प्राइवेटाइजेशन लाओ, ग्लोबलाइजेशन लाओ, तो हम तुम्हें लोन दे देंगे। तो एग्जैक्टली वही तो करा उन्होंने। दे वॉन्ट दैट रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड हटे एंड जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें सब लोग एंटर कर जाए। नेक्स्ट थिंग वॉज टू इनलार्ज द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज। WTO का काम क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज बढ़ जाए। नेक्स्ट थिंग इज टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। जितनी भी वर्ल्ड की रिसोर्सेज है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो। नेक्स्ट थिंग इज टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। ये तो पता नहीं कितना करती है नहीं करती है, बट हाँ इनके एजेंडाज में ये लिखा है दैट दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट ट्रेड बाय रिमूवल ऑफ तारीफ एंड ग्रेटर एक्सेस टू द मार्केट। ठीक है, अब इनका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है कि दो जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ट्रेड हो सके, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो सके एंड एक्सेस टू द मार्केट। देखो बहुत आसान नहीं था, इंडिया है, चाइना है, हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, हम लोगों को पहले एक्सेस नहीं थी बाहर के देश से, हम लोगों को अलाउड ही नहीं था कि हम वहाँ पे जाके अपने कुछ सामान बेच पाएँ। हम लोगों को वहाँ से टेक्नोलॉजी लानी होती थी तो बहुत महंगे रेटों पर मिलती थी। तो WTO में क्या बड़ी बड़ी ये कंट्रीज़ होती है ना, USA और ब्रिटेन हो गई और हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करती हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी। ठीक है, तो बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है कि मल्टीलेटरल ट्रेड जो हो वो पॉसिबल हो, डिफरेंट कंट्रीज आपस में ट्रेड कर पाए, बायलेटरल ट्रेड हो पाए। और रिस्ट्रिक्शन, मेन चीज़ क्या है, रिस्ट्रिक्शन जो है ट्रेड के ऊपर। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, टैक्सेस कम हो ऑन द ट्रेड। ठीक है, एंड ग्रेटर एक्सेस टू द मार्केट, यानी कि जो हमारी कंट्रीज़ हैं, इंडिया जैसी कंट्री जो है वो भी डिफरेंट मार्केट्स के अंदर अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच पाए एंड जो ट्रेड है वो पॉसिबल हो पाए। तो ये है आप ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हमारे क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर इट्स फंक्शन एंड व्हाट वाज इट्स पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दिस कैन कम इन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आपको इंस्टाग्राम नोट्स में सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो विद दिस आपका मतलब पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब बस लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम अपना, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द रिफॉर्म एंड असेसमेंट। अब हम असेस करेंगे दैट ये जो इतने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लेकर आए उसका क्या फ़ायदा हुआ इंडिया के अंदर या नहीं हुआ। लेट्स सी ड्यूरिंग रिफॉर्म। तो सबसे पहले अगर इकोनॉमी को आपको असेस करना हो तो सबसे पहले हम अपने GDP को देखते हैं। तो हमारा जो GDP था वो 5.6% था 1980s और 90s में, उससे वो बढ़ के 8.2% हो गया 2007 से 2012 में। तो ये कहा गया कि ये GDP में थोड़ा बढ़ावा आया। मेन हाइलाइट्स क्या क्या हैं हमारे ऑफ दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के। तो फर्स्ट थिंग इज़ ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आने की वजह से जो एग्रीकल्चर है उसकी ग्रोथ डिक्लाइन हो गई। क्यों हुई वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लक्चुएट हो गया। फ्लक्चुएट क्यों हुआ, जब एकदम से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इंडस्ट्रीज गई तो फ्लक्चुएशन तो आनी थी। एंड लास्ट थिंग इज बस सर्विस सेक्टर था जो इंक्रीज हुआ। एज आई टोल्ड यू, आउटसोर्सिंग, BPOs आ गए हमारी कंट्री के अंदर। नेक्स्ट थिंग वॉज फॉरेन डायरेक्ट बहुत इंक्रीज हुआ हमारा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी कंपनीज आई, उन्होंने आके इंडिया में इन्वेस्ट करा और हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो था वो भी बढ़ गया, जिसके लिए वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही थी, हमारे पास इंपोर्ट्स के पैसे देने के लिए पैसे ही नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए फॉरेन एक्सचेंज हमारा अच्छा खासा बढ़ गया था। US डॉलर 100 मिलियन से US डॉलर 400 बिलियन हो गया था ये 2010 तक। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज में काफ़ी अच्छा सुधार आया था। इनफैक्ट इंडिया वॉज द 7th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज होल्डर इन 2011। 1 मार्कर है, आपको ये याद रखना है। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ही आप कह सकते हो रिजल्ट है। नेक्स्ट थिंग वॉज एक्सपोर्ट ऑफ ऑटो पार्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, IT सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल। ये सब कुछ हमारा इंक्रीज़ हुआ। एक्सपोर्ट यानी कि हमने बाकी की कंट्रीज़ को जाके बेची, ऑटो पार्ट्स बेची, इंजीनियरिंग गुड्स बेची, सॉफ्टवेयर्स बेचे एंड टेक्सटाइल यानी कि जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो बेचे। लास्ट वॉज
प्राइजेज वर अंडर कंट्रोल, इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आ गई थी, यू नो दैट। तो जब ये एलपीजी लगाया गया तो जो प्राइजेस थे वो कंट्रोल में आ गए। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं यू कैन से ऑफ एलपीजी। बट अगर हम फेलियर्स देखें तो सबसे पहला फेलियर क्या है, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। लुक, जब एलपीजी के चक्कर में लग गई थी गवर्नमेंट, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, तो जो फर्टिलाइज़र पे सब्सिडीज़ मिलती थी वो देनी बंद हो गई, और बाकी जितने भी प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड करते थे फार्मर्स को फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, वो सब बंद हो गया एंड इसकी वजह से एग्रीकल्चर में काफ़ी डिक्लाइन आया। नेक्स्ट वाज अनइवन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल ही फ्लक्चुएट होने लगे थे बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सडनली गई थी, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये फेलियर हैं हमारे। एंड द लास्ट इज़ अदर फेलियर्स। और क्या क्या फेलियर्स थे जो लोगों को लगे एलपीजी के आने के बाद हुए हैं? तो फर्स्ट इज़ द कल्चर एरोड हो गया। लोगों ने नया नया मैकडोनल्ड्स देख लिया, जीन्स वीन्स पहन के घूमने लग गए, एक तरीके से हमारा कल्चर एरोड हो गया। हमारे यहाँ इंग्लिश टीवी शोज़ चलने लग गए, तो इंडिया का कल्चर थोड़ा सा एरोड होने लगे अकॉर्डिंग टू द मतलब ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक कलोनियलिज्म। फिर से वही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो आके इकोनॉमीज़ को डोमिनेट करने लग गई। नेक्स्ट वॉट स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड अर्बन ग्रोथ, यानी कि सबसे बड़ा रीज़न इफेक्ट इसका क्या था, अर्बन ग्रोथ। अर्बन ग्रोथ मतलब क्या हुई कि खाली अर्बन सेक्टर्स में ही, अर्बन एरियाज़ में ही ग्रोथ है, यानी कि शहरों के अंदर ही सिर्फ डेवलपमेंट आया, जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे डेवलपमेंट आना बंद हो गया। एग्रीकल्चर जो था उनका वो और ज़्यादा बेकार हो गया। तो दीज वर सम ऑफ द फेलियर्स ऑफ आर एलपीजी, ऑफ आर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये आपको जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल पेस्ट द लिंक। अगर आप अभी देखोगे तो आप जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर सारे नोट्स होंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आई पोस्ट ऑल्सो। तो आप जाके ये वाला क्वेश्चन जो है इसको अच्छे से लर्न करना, द फेलियर्स एंड द मेन हाईलाइट्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। ये सेकंड पार्ट वीडियो है एंड अब हमारा चैप्टर फुल ऑन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ऑन यूट्यूब ओनली तो दैट आई विल ऑल्सो मेक। तो आप देख सकते हो इंडियन इकोनॉमी के इज़ देयर, इंडियन 1950 इज़ देयर। तो मैं चैप्टर पढ़ाने के बाद साथ ही के साथ उसके 1-2 दिन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है वो भी डाल देती हूँ। तो इंडियन इकोनॉमी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको चैप्टर के साथ साथ उस चैप्टर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हमने करे MCQ 1 मार्क एंड द लॉन्ग आंसर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, पहले के सैम्पल पेपर्स को देके जो मैंने फाइनलाइज करे। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट को अच्छे से चेक करना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू योर सेल्फ स्टडी।